अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो सबसे पहले दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो फिज़िक्स का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और चैप्टर 1 ही चल रहा है पंजाब बुक बोर्ड की फ़िज़िक्स की 9th क्लास का। पहले चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ लेंथ, मास, टाइम वगैरह, पहले बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको डिस्क्राइब किया हमने, उसकी एग्जांपल्स आपको बताई, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स। तो मेजरमेंट जो इस चैप्टर का नाम है, मेजरमेंट में हमने लेंथ की मेजरमेंट के लिए आपकी बुक में 3 चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। एक कहते हैं फुट, जो फुट आपके पास होता है, मेजरिंग टेप वगैरह, और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा परफेक्ट आप कहें या सबसे ज़्यादा प्रिसाइज आप कहें, तो वो जो मेजरमेंट होती है वो कहलाती है स्क्रू गेज की। क्योंकि स्क्रू गेज, इससे पहली वीडियो में भी बताया गया है कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक आपको मेजरमेंट करके देता है। ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक करके देता है, ठीक है। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो ये इस तरह मेजरमेंट स्क्रू गेज जो है बहुत स्मॉल चीज़ों की भी मेजरमेंट करके देता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, ये चीज़ें जो थी ये थी लेंथ की मेजरमेंट के लिए, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मास की मेजरमेंट के लिए। ठीक हो गया। मास की मेजरमेंट के लिए 3 चीज़ें हैं: बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तीनों की तस्वीरें आपकी बुक में बनी हुई। बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये सब कुछ भी जानने से पहले एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो छोटी सी बात है प्रिसीशन और एक्यूरेसी की। प्रिसीशन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है? बच्चों, प्रिसीशन होती है क्लोजनेस ऑफ वैल्यू, कि कोई वैल्यू आपस में कितनी क्लोज है। और एक्यूरेसी होती है कि जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, वो करेक्ट वैल्यू से, जो करेक्ट वैल्यू, जो मानी गई वैल्यू है, उससे कितना उसका फ़र्क है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। हाउ मच द वैल्यू क्लोज टू दी करेक्ट वैल्यू। दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था। 3 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हमने एक कॉइन का 5 रुपये के सिक्के का मास मेजर किया, तो तीनों से यही आया 3.247। इसको हमने मान लिया कि ये है करेक्ट, इसको हमने मान लिया कि ये है करेक्ट मास। ठीक हो गया, क्योंकि सबसे यही आ रहा है, वैल्यू इसकी यही आई है, तो इसको हमने मान लिया कि ये है करेक्ट मास कॉइन का। ठीक हो गया। आपने दोबारा मेजर किया उस कॉइन का मास। जब बच्चों आपने दोबारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से उसी कॉइन का मास मेजर किया, तो फिर दूसरी दफ़ा आया 3.246, तीसरी दफ़ा फिर किया तो आया 3.245। ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी क्लोज हैं, 245 और 246, आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपस में क्लोज हैं दोनों। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो है मोर प्रिसाइज। वो क्या है बच्चों? मोर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि उसमें आप एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं और जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो रिज़ल्ट की वैल्यू आ रही है आपके पास, वो क्लोज है, वो आपस में क्लोज है। ठीक हो गया। वो वैल्यू आपस में क्लोज है, तो इसको कहते हैं बच्चों प्रिसीशन। ठीक हो गया। इसको कहते हैं बच्चों प्रिसीशन। ठीक हो गया कि जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में कितनी क्लोज है, इसको कहते हैं प्रिसीशन। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी और प्रिसीशन में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। एक्यूरेसी क्या होती है बच्चों? एक करेक्ट वैल्यू है और आपने दोबारा वही एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो करेक्ट वैल्यू से उसकी वैल्यू कितनी करीब आई है। अगर बहुत ज़्यादा करीब आएगी, इसमें प्रिसीशन में क्या था, करेक्ट वैल्यू की इसमें बात नहीं थी, इसमें अलग से बात थी कि हमने एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, तो वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज आई, तो उसको कहते हैं प्रिसीशन। एक्यूरेसी में
करेक्ट वैल्यू की बात है, यानी करेक्ट वैल्यू आपके पास ये है। तो हमने दोबारा जब एक्सपेरिमेंट किए, अब ये आप देखें जी जो फिगर आई है 3.246, ये देखें आप करेक्ट वैल्यू से करीब है। तो हम कहेंगे कि हमने इस बैलेंस से किया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो है मोर एक्यूरेट। वो क्या है? मोर एक्यूरेट, क्योंकि उसमें जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट मैथ से जो करेक्ट वैल्यू है इससे बहुत ज़्यादा करीब करीब आ रही है, जुड़ के आ रही है 246 247। तो लिहाजा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है? मोर एक्यूरेट है। मोर एक्यूरेट यानी ज़्यादा सही है, ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें मेजरमेंट करके बता देता है। यानी इसमें जो मैथ्स का डिफरेंस है वो बहुत कम आता है। मैथ्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। यानी ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में क्या कहेंगे कि इंतहाई लताफत के साथ और इंतहाई जो है वो अच्छे तरीके से हमें मेजरमेंट करके बताता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम से कम है। ठीक हो गया? जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम से कम है। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क है। ठीक हो गया? 3 पॉइंट कि हाउ मच द वैल्यू क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक हो गया बच्चों? तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फ़र्क हो गया। अच्छा, अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क आपने समझ लिया। अब जैसे 3.247 था, अगर मिसाल के तौर पर हमने वही कॉइन का मैच एक और या उसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया, दोबारा एक दफ़ा किया तो ये आया, जब दोबारा मेजर किया तो ये आया। ठीक है? अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि एक दफ़ा जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया कॉइन का मैच तो ये आया, तो दोबारा भी मेजर करेंगे तो वही आएगा। लेकिन बच्चों इस तरह आम तौर पर होता नहीं है। यानी जो स्मॉलेस्ट मैच आप मेजर करते हैं, जो स्मॉलेस्ट मैच किसी चीज़ का आप मेजर करते हैं, और फिर जब आप उसको एक्यूरेसी के साथ और प्रिसीशन के साथ मेजर करना चाहते हैं, यानी कि जो मैथ्स जो डिफरेंस ऑफ मैथ्स हो, यानी जो मैथ्स का फ़र्क हो वो कम से कम हो, यानी इंतहाई सही तरीके से जब आप मेजरमेंट करना चाहते हैं कि वो चीज़ कितनी है। जैसे हमने पहले लेक्चर में आपको टाइम की मिसाल दी कि टाइम को हमने डिवाइड किया हुआ है मिनट्स में, सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में, एक्यूरेसी के लिए, इंतहाई सही बात के लिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी मेजरमेंट करके देता है। सवाल यहाँ ये हो रहा है, पहली दफ़ा मेजर किया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ये मैच आया, दूसरी दफ़ा मेजर किया ये मैच आया। क्यों बच्चों? इसलिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा होगा, नहीं तो अपनी बुक पर भी आपकी वीडियो बनी हुई है, आपकी बुक में उसकी तस्वीर बनी हुई है, आप उसको भी देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है बच्चों उसके ऊपर एक गिलास होता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि एयर उसके ऊपर आकर लगती है, एयर की वजह से, क्योंकि वो इंतहाई सेंसिटिव होता है। आप उसको अगर ऑन करके छोड़ दें तो आवाज़ अब आती है, तो वो उसका भी मैच आपको बताएगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इसी तरह एरर्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वो गैजेट है, एक मशीन ही तो है, हवा आती है, हवा जब आती है तो फिर उसकी वजह से आपने कॉइन रखा हुआ है, किसी तरह हवा दाखिल हुई अंदर गिलास से, अंदर उसको रास्ता हवा को मिला, तो उसकी वजह से उसका कॉइन का मैच ज़्यादा हो गया। ठीक है? तो ये पॉसिबल है कि एक ही चीज़ का जब आप मैच लें तो वो डिफरेंट आए। जैसे मिसाल के तौर पर एक 40 किलोग्राम का अगर पत्थर है, वो आप एक दफ़ा भी रखेंगे उसका मैच 40 किलोग्राम ही आएगा, दूसरी दफ़ा भी रखेंगे 40 किलोग्राम ही आएगा, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है, उसमें फ़र्क नहीं आ सकता, क्योंकि वो हम जब फिज़िकल बैलेंस से मेजर करते हैं तो वो एक बड़ी चीज़ है, उसमें जो है हम इतना छोटा सा फ़र्क जो है वो काउंट ही नहीं करते। ठीक है? तो उसमें प्रिसीशन और एक्यूरेसी की बात करना वो एक बेसूद बात है, उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन की बात करना। प्रिसीशन और एक्यूरेसी की बात अमूमन वहाँ की जाती है बच्चों जहाँ हम इंतहाई स्मॉलेस्ट मैथ्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं, और जब इंतहाई स्मॉलेस्ट मैथ्स को मेजर किया जाता है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ एरर आउटसाइड आ जाता है,
बाहर की कुछ चीज़ों की वजह से, हवा की वजह से कोई एरर आ गया, हवा की वजह से कोई मैच उसका बढ़ गया, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप उसको ऑन करेंगे, हवा आएगी तो उसका भी वो पॉइंट्स में आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है आपको मैच करके बताएगा। तो इस वजह से यही वजह है कि मैच कभी कभी कम ज़्यादा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हम समझा कह रहे हैं एक्यूरेसी। अब देखें करेक्ट मैच जो था, जो वो आया 3.247, जो करेक्ट मैच, बहुत सारे हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया तो यही आया, इसको मान लिया गया कि यह है करेक्ट मैच। लेकिन जब दोबारा मेजर किया गया तो एक दफ़ा एक वक्त में दोबारा जब मेजर किया उसी कॉइन का मैच तो ये आया। अब ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क रखती है। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उससे मैच मेजर किया, ये आया, फिर थोड़ी देर बाद मैच मेजर किया उसी सिक्के का उसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ तो ये आया। ठीक हो गया। लेकिन इसको हमने करेक्ट क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हमने मेजर किया था, उसका मैच तो यही आया था, तो इसलिए करेक्ट मैच जो है वो यही है। तो बच्चों जब इससे हम अब आप ये देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में दूर दूर है, इस वैल्यू और इस वैल्यू में आपस में 247 है, ये 234 आपस में फ़र्क है। जब ये बात होगी तो हम कहेंगे ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है कौन सा, जिससे आपने इसको भी मेजर किया, जिसने आपने एक सिक्के को मेजर किया, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने ये मैच बताया, जिसने आपने एक सिक्के को मेजर किया, 5 रुपये के सिक्के को, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने आपको ये मैच बताया। उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात हो रही है, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम कहेंगे कि वो है लेस एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि करेक्ट वैल्यू से जो फ़र्क आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मोर एक्यूरेट नहीं है, बल्कि वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी प्रिसीशन एक्यूरेसी के बारे में। और प्रिसीशन और एक्यूरेसी कहाँ होती है बच्चों? बड़ी चीज़ों में नहीं होती। बड़ी चीज़ों में हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी की बात नहीं करते। हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी की बात कहाँ करते हैं? जहाँ केमिस्ट्री में मिसाल के तौर पर सैंपल हो मिलीग्राम्स में, ठीक हो गया। जब मिलीग्राम्स की आप बात करते हैं, जब इंतहाई स्मॉलेस्ट मैस की आप बात करते हैं, स्मॉलेस्ट मैस की, तो तब बच्चों हम जो है उस गैजेट का, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, उस चीज़ का जिससे आप वो मैथ मेजर कर रहे हैं, हम फिर उसकी प्रिसीशन और इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। बड़ी चीज़ों में एक्यूरेसी 40 किलोग्राम में एक्यूरेसी और प्रिसीशन की बात नहीं करते, बल्कि छोटी चीज़ों में स्मॉलेस्ट मैथ जब मेजर करना हो तो फिर हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी की बात करते हैं। प्रिसीशन और एक्यूरेसी किसकी होती है? प्रिसीशन और एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट की होती है जिससे आप, उस आले की होती है जिससे आप मैथ मेजर कर रहे हैं या जिससे आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें बीम बैलेंस। सबसे पहले ये देखें कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये आपको पता है बीम बैलेंस। पर जो बीम बैलेंस जो है वो क्या होता है? वो तराजू होता है जो आपने देखा होगा पुराने वक्तों में और आजकल के दौर में भी कई जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं तराजू। बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, इन दोनों की बात एक जैसी ही है तकरीबन। ठीक है। बीम बैलेंस बच्चों क्या होता है? ये बीम बैलेंस था, उसके एक दो तराजू आपने पकड़े हुए हैं। एक तराजू में आपने पत्थर डाला और उस पत्थर को आपको पता था कि उस पत्थर का जो मैस है वो 1 किलोग्राम है। ठीक है। वो कैसे आपको पता लगा कि 1 किलोग्राम उसका मैस है? ठीक है। वो आपको कैसे पता लगा कि उसका मैस 1 किलोग्राम है? वो ऐसे हमें पता लगा कि 1 किलो का हम पत्थर किसी से लेके आए, फिर हमने उधर डाला, इधर हमने पत्थर डाला, इधर हमने 1 किलो का मैस डाला। तो जब दोनों आपस में लेवल बराबर हो गया तो हमें पता चल गया कि वो जो पत्थर था वो 1 किलोग्राम का है। अब वो जो मैस था 1 किलो का, जिसके ऊपर लिखा होता है 1 किलोग्राम, वो हम जिसका था उसको जाके दे आए और फिर जो पत्थर था वो एक तरफ रखा और दूसरी तरफ हम डालते गए दाने। क्या डालते गए? दाने। या दाने डालते गए, या आप ये कहें कि अननोन चीज़ डालते गए, यानी नामालूम चीज़ डालते गए। एक तरफ हमने रखा पत्थर और दूसरी तरफ हमने रखा दाने। जब दोनों आपस में लेवल बराबर हो गया, हमें पता चल गया कि ये जो दाने हैं वो 1 किलोग्राम है, इसको डाल दिया। फिर इधर वो पत्थर रखा, फिर इधर क्या डालते गए? दाने डालते गए। जब दोनों बराबर हुए हम पता चल गया कि 1 किलो पूरा हो गया, अब डालते गए।
तो इस तरह हम मेजर, तो यही बात लिखी हुई है, इंतहाई सिंपल सी बात है ये। तो ये समझाने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है कि एक तरफ अननोन मैस होता है बीम बैलेंस में, दूसरी तरफ नॉन मैस होता है, तो हम मैस को मेज करते जाते हैं। फिजिकल बैलेंस भी जो है वो बीम बैलेंस की तरह का ही होता है। इसमें भी लेफ्ट पैन में आप क्या करते हैं, अननोन मैस को रखते हैं, और राइट पैन की तरफ जो है वो नोन मैस को रखते हैं। तो आपको पता चल जाता है बिल्कुल तराजू की तरह ही कि जब उसके दरमियान में एक ऐसे लाइंस होती हैं बच्चों, इस तरह की लाइंस होती हैं 0 0 0 0 पर, ठीक है। जब वो जो स्टिक सी है, जो सुई है, वो 0 पर आ जाती है, तो वो आपको ये बता रही होती है कि फिजिकल बैलेंस जो है अब बैलेंस हो गया है। यानी अब उसकी दोनों पैन पर, लेफ्ट पैन और राइट पैन पर जो मैसेज हैं वो इक्वल हैं, वो आपस में उनमें ज़रा भी बराबर भी फ़र्क नहीं है। तो इस तरह एक तरफ क्या रखते हैं, अननोन मैस जिसका हमें मैस नहीं पता होता, और दूसरी तरफ रखते हैं नाउन मैस जिसका मैस हमें पता होता है। तो जब दोनों तरफ आपस में आके बराबर, एक तरफ हमने बच्चों क्या रखा, एक तरफ हमने क्या रखा, अननोन मैस रखा, और एक तरफ रखा नाउन मैस। ठीक हो गया, नाउन मैस और अननाउन मैस। नाउन मैस था, उसका हमें पता था मैस 5 किलोग्राम है, इसका नहीं पता था। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसका मैस भी कितना है, 5 किलोग्राम। तभी तो आपस में बराबर हुए हैं ना, ठीक है, तभी तो आपस में बराबर हुए, ठीक है। जैसे एक और आपने बच्चों पार्क्स में शीशा देखा होगा, जो ऐसे होता है शीशा, तो उसमें आप अगर वो शीशा मिसाल के तौर पर दरमियान में आकर बिल्कुल बैलेंस हो जाए, ऐसे हो जाए, तो आपको पता है कि एक बच्चे का जो मैस है वो मिसाल के तौर पर 20 किलोग्राम है, तो दूसरे बच्चे का भी जब वो बिल्कुल बैलेंस होगा, आपको पता चल जाएगा दूसरे बच्चे का भी मैस बिल्कुल 20 किलोग्राम है। इसलिए कि वो दरमियान में आकर दोनों का जो है, जहाँ बैठे हुए हैं जगह पर, वो दरमियान में आकर ऐसे बिल्कुल बैलेंस हो गया, रुक गया है। अगर एक बच्चा मोटा है, नीचे आ गया है, दूसरा ऊपर चला गया है, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि वो मोटा है, उसका मैस ज़्यादा है, जो पतला है उसका मैस इंतहाई कम है, ठीक है। तो आपस में रिलेट करके, यानी इस एक का नॉन मैस हो, एक का अननोन मैस हो, तो बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में हम इन दोनों का मैसेज बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी मैस मेजर किया जाता है। इसका क्या तरीका है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। पहले इसको हम स्विच ऑन करते हैं और फिर उसकी रीडिंग को 0 पर करते हैं। जब रीडिंग को 0 पर करते हैं, फिर आप उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं जिसका आपने मैस मेजर करना होता है, ठीक है। उसको 0 पर करते हैं, सबसे पहले उसको रीसेट कर 0 पर करते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं कोई चीज़ जिसका आपको मैस मेजर करना हो, फिर वो आपको उसकी वैल्यू दे देता है, ठीक हो गया। अब बीम बैलेंस वेरी इजी था, आप घरों में भी इस्तेमाल करते होंगे। फिजिकल बैलेंस भी आपने देखा होगा, आप घरों में भी इस्तेमाल करते होंगे। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो ये है कि बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, ये जो दोनों चीज़ें हैं, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक ही है दोनों का, यानी इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा ही है। इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बीम बैलेंस का भी और फिजिकल बैलेंस का भी। बीम बैलेंस में भी तराजू होता है, दोनों तरफ से जब लेवल बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि एक तरफ अननाउन मैस, एक तरफ नाउन मैस। अननाउन मैस से नाउन मैस, जो नाउन मैस है जिसका हमें मैस पता है, उससे हम अननाउन मैस को मालूम कर देते हैं। फिजिकल बैलेंस में भी इसी तरह करते हैं कि नाउन मैस से हम अननाउन मैस को, कि जिसका वज़न हमें पता है, उससे हम उसका वज़न मालूम कर देते हैं जिसका वज़न हमें नहीं पता, ठीक है। तो इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा ही है। अलबत्ता एक छोटा सा फ़र्क बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में ये है कि इसमें वो जो एक सुई सी होती है वो बीम बैलेंस में नहीं लगी होती, और फिजिकल बैलेंस में वो दरमियान में एक सुई सी लगी होती है कि जो उस पर एक नंबर जब 0 पर आ जाए
तो हमें पता चल जाता है कि ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है। जब दरमियान में वो सुई आ जाए तो पता चल जाता है कि अब जो है वो फिज़िकल बैलेंस जो है उसके दोनों लेफ़्ट पैन और राइट पैन में जो मैसेज हैं वो इक्वल हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का एक ही है बच्चों, क्या कि नाउन मैसेज से अननाउन मैसेज को मालूम करना। लिखता हूँ मैं इधर ये बात, फाइंड अननाउन मैसेज फ्रॉम नाउन मैसेज। नाउन मैसेज से अननाउन मैसेज को मालूम करना, ये वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों किसका, बीम बैलेंस का और फिजिकल बैलेंस का। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो गैजेट है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उससे हम मैथ्स को मेजर करते हैं। अब आ जाती है बात इसके लीस्ट काउंट की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा प्रिसाइज है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक हो गया। मैं आपके सामने यहाँ पर एक रिलेशन लिखता हूँ। ये बच्चों मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा है, ठीक है, और ये रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, आप इसको देखिए बच्चों। अगर मैं बीम बैलेंस की बात करूँ कि तो इसने कॉइन का मैच क्या बताया था, 3.2। पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट नज़र आ रहे हैं इसमें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, सिर्फ क्या है, 2। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है बच्चों वो हो गया 0.1 ग्राम। ग्राम में है ना, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है 2, तो इसका हो गया 0.1 ग्राम क्या लीस्ट काउंट। आगे देखें, फिजिकल बैलेंस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 2 और 4। जब 2 डिजिट हैं तो इसमें 0.01 ग्राम, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया किसका, फिजिकल बैलेंस का। ये किसका लीस्ट काउंट है जी, बीम बैलेंस। ये किसका, फिजिकल बैलेंस। और आप देखें जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। ठीक है, 2, 4 और 7 3 डिजिट हैं। तो 0.001 हमने भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगाए, 3 ही डिजिट लगाए। पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 लगाया। पॉइंट के बाद 2 थे, पॉइंट के बाद 2 लगाए फिजिकल बैलेंस में। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसके पॉइंट के बाद 3 है और हमने भी पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट लगाए, किस में, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। ठीक हो गया बच्चों। अब आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों में जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट आप समझते हैं कि लीस्ट काउंट वो कम से कम मेजरमेंट होती है जो एक चीज़ कर सकती है, जो एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अ पॉसिबल स्मॉलेस्ट थिंग। ठीक हो गया। द एबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द कैपेसिटी, मेरे साथ बोलेंगे, द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्मॉलेस्ट मास इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाती है, इसकी एक्यूरेसी आप कह लें, इसकी एक्यूरेसी कहलाती है, इसकी प्रिसीशन भी आप कह लें तब भी ठीक है। ठीक हो गया। तो एक चीज़ कितना कम से कम मैस मेजर कर सकती है, कितना कम से कम मैस एक चीज़ मेजर कर सकती है, वो क्या होता है, कहलाती है उसका, वो उसकी कहलाती है बच्चों, उस चीज़ में हम देखते हैं एक्यूरेसी। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आई बात। तो लीस्ट काउंट क्या है, वो कम से कम मेजरमेंट है, वो कम से कम मेजरमेंट है जो एक चीज़ जो है वो कर सकती है, मेजर कर सकती है उसको। ठीक, अब आप ये देखें कि जो बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है वो कितना है, वो कितना है, 0.1 ग्राम। 0.1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो इसका क्या मतलब बनता है, 1 ग्राम के 10वें हिस्से तक, यानी 1 ग्राम के 10वें हिस्से तक, ये 1 ग्राम के 100वें हिस्से तक।
और इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है वो 1 ग्राम के 1000वें हिस्से तक भी हमें 1 ग्राम है, 1 ग्राम के भी आपने 10 हिस्से कर दिए तो बीम बैलेंस। 1 ग्राम है, 1 ग्राम के भी आपने 100 हिस्से कर दिए फिजिकल बैलेंस। 1 ग्राम है, 1 ग्राम में भी आपने छोटे 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 1000 हिस्से कर दिए तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो लीस्ट काउंट क्या है बच्चों? लीस्ट काउंट वो द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्मॉलेस्ट मास इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यानी कम से कम जो मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कर सकता है वो कितना है? 0.001 या 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा। 1 ग्राम के जब 1100 हिस्से हो जाएं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकता। ठीक हो गया? समझ आई बात? 1 ग्राम के 100वें हिस्से तक, 1 ग्राम के अगर 200 हिस्से करें तो फिजिकल बैलेंस फिर उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। बीम बैलेंस 1 ग्राम का 10 हिस्सा, 1 ग्राम के अगर 20 हिस्से करते हैं, 50 हिस्से करते हैं तो बीम बैलेंस फिर उसकी मेजरमेंट इतनी स्मॉल चीज़ की नहीं कर सकता। तो सबसे कम जो लीस्ट काउंट है वो किसका है? सबसे कम जो लीस्ट काउंट है वो बच्चों है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 1 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा। 1 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। आप देख सकते हैं 0.001 सबसे कम, 1 का 1000वां हिस्सा। बच्चों 1 के जब 1000 हिस्से करेंगे तो वो इसे बिल्कुल छोटे छोटे बनेंगे ना, और 1 के जब 100 हिस्से करेंगे तो वो इसे थोड़े बड़े बनेंगे। 1 के आप 10 हिस्से करें तो वो इसे और बड़े बनेंगे। 1 के 10 हिस्से करें वो इसे थोड़े बड़े बनेंगे। इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की पार्ट की बात कर रहा हूँ। 1 के आप 10 हिस्से करेंगे तो वो जो पार्ट बनेंगे वो बड़े बड़े। 1 के 100 हिस्से करेंगे, वही एक है, वही एक चीज़ है, उसके 100 हिस्से करेंगे छोटे छोटे। उसी 1 के 1000 हिस्से करेंगे तो वो इंतहाई छोटे बनेंगे। ठीक हो गया? तो साबित हुआ कि लीस्ट काउंट जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का सबसे ज़्यादा कम है। बच्चों जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको ये वाला रिलेशन इन बातों से समझ आया होगा। ठीक हो गया? जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। ये इसका क्या मतलब है बच्चों? इनवर्स रिलेशन। ठीक है? अगर ये होता ना, ऐसे होता अगर एक्यूरेसी, ए मतलब एक्यूरेसी कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा है उसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज़्यादा है, इसका ये मतलब होता। लेकिन ये बात गलत है। लीस्ट काउंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एक्यूरेसी। या आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें, आपकी मर्ज़ी है, एक्यूरेसी। ठीक हो गया बच्चों? इस तरह लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। लीस्ट काउंट जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? इन तीनों में देखें सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंट किसका कम है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। ये देखें सबसे ज़्यादा कम है लीस्ट काउंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। तो लीस्ट काउंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की एक्यूरेसी फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस से ज़्यादा है। ठीक हो गया? अब यही रिलेशन अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास था मेजरिंग टेप उसका था लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर उसका था 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज उसका था लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। ठीक हो गया? अब आप इन तीनों में बताएं कि सबसे जो कम लीस्ट काउंट है वो किसका है? सबसे कम जो लीस्ट काउंट है वो है स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है? सबसे ज़्यादा कम। रिलेशन अप्लाई करते हैं हम। लीस्ट काउंट का इनवर्स रिलेशन है एक्यूरेसी का साथ। लीस्ट काउंट का इनवर्स रिलेशन है एक्यूरेसी का साथ। लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा कम किसका है? स्क्रू गेज का। तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? स्क्रू गेज की। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का सबसे कम है बच्चों, सबसे कम है। जब लीस्ट काउंट सबसे जिसका कम हो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है? इसकी एक्यूरेसी सब। अगर ये लीस्ट काउंट ऊपर लिखा हुआ होता तो फिर इसका मतलब होता जितना लीस्ट काउंट ज़्यादा होती एक्यूरेसी ज़्यादा। ऊपर अगर लिखा हुआ हो तो इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि ये बात गलत है। और लीस्ट काउंट और
एक्यूरेसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने इसको बटे के नीचे लिखा हुआ है। लीस्ट काउंट को 1 बटा लीस्ट काउंट, एल मतलब लीस्ट, सी मतलब काउंट। ठीक हो गया बच्चों? तो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लीस्ट काउंट, या लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एक्यूरेसी। बात एक ही है, एक्यूरेसी लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी चीज़ ज़्यादा फ़र्क करेगी, उतनी चीज़ ज़्यादा आपको सही तरीके के साथ मेजरमेंट करके बताएगी। अगर और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो जिस चीज़ का लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा कम होगा, जिस चीज़ का लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा कम होगा उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसकी जो मेजरमेंट है उसमें गलती की गुंजाइश कम से कम है या ना होने के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। 1 बाय लीस्ट काउंट एक्यूरेसी। ठीक हो गया? जिसका लीस्ट काउंट आपको पहले लेंथ वाली जो बात थी उसकी भी बता दिया, ये लेंथ वाली बात थी उसमें भी ये रिलेशन अप्लाई करके बताया, और जो बात मैथ की मेजरमेंट थी उसमें भी ये रिलेशन अप्लाई करके बताया। दोनों में ये रिलेशन वैलिड है, दोनों में ये रिलेशन लगता है कि लीस्ट काउंट जिसका जितना कम हो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है? और एक्यूरेसी की हम बात ही कहाँ करते हैं? जहाँ मैथ कम हो, जहाँ लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो और मैथ्स बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बीम बैलेंस का और फिजिकल बैलेंस का, कि एक तरफ होता है नाउन मैथ्स और दूसरी तरफ होता है अननाउन मैथ्स। तो बहुत सिंपल चीज़ें थी, तो ये आप वैसे भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम अब जबकि लेकर चले हैं आपकी फ़िज़िक्स को, तो हम अब कोशिश करेंगे कि हर चीज़ जो है वो पूरी हो जाए बच्चों। ठीक है? अब आगे आते हैं बच्चों। आगे लिखा हुआ है कि हाउ टू रीड स्टॉप वॉच, तो वो आपको पता ही है स्टॉप वॉच कैसे रीड करते हैं। एक बटन दबाते हैं, इसको बंद कर देते हैं 0 0। ठीक है? तो फिर जब वो पेंडुलम को आपने यहाँ से छोड़ा तो आपने एक हाथ से स्टॉप वॉच को दबा दिया, वो एक सर्कल राउंड पूरा जब करती है तो फिर आप उसको दोबारा दबा देते हैं, तो फिर वो जो होती है वो टाइम होता है स्टॉप वॉच। ठीक है? ठीक है, तो ये बातें तो आपको पता है, ये समझाने की बातें नहीं है। ठीक है? स्टॉप वॉच जो होती है, बात कर देते हैं थोड़ी सी इसकी भी। स्टॉप वॉच 1 का 100वां हिस्सा, यानी 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक जो है 0.01 सेकंड तक ये आपको इतने वक्त तक का भी आपको मेजरमेंट सही करके बताती है स्टॉप वॉच। जैसे कि मैंने पहले भी आपके सामने ये बात की थी कि जो सिंपल पेंडुलम है का एक्सपेरिमेंट है, या बॉल बेयरिंग एक्सपेरिमेंट है, या फैन रोटेटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इनमें इंतहाई शॉर्ट वक्त लगता है, इनमें घंटे तो लगते नहीं, मिनट तो लगते नहीं हैं। लिहाजा इसमें हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है फ़र्क करने के लिए, आपस में एक्सपेरिमेंट्स के फ़र्क करने के लिए। तो इसमें माइक्रो सेकंड का टाइम भी बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी भी अहमियत होती है, उसकी भी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, उसकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। ठीक है? तो इस वजह से हमने सेकंड को माइक्रो सेकंड्स में तकसीम किया। अब स्टॉप वॉच क्या करती है? आम वॉच नहीं ऐसा कर सकती, आम वॉच तो सेकंड बताती है। स्टॉप वॉच क्या करती है कि स्टॉप वॉच हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं आम वॉच की निस्बत कि स्टॉप वॉच आपको सेकंड, 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक का टाइम एक्यूरेट मेजर करके आपको बता देती है। एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, वॉच की या आम वॉच की या स्टॉप वॉच की? तो आप कहेंगे स्टॉप वॉच की, क्योंकि स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है? सबसे कम है 0.01 सेकंड। आम वॉच जो होती है नॉर्मल वॉच, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 सेकंड, इसका 0.01 सेकंड। अप्लाई करें, इस तरह अप्लाई करें या इस तरह अप्लाई करें। एक्यूरेसी लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा कम किसका है? स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट सबसे कम है, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी? स्टॉप वॉच की। तो ठीक है, स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी नॉर्मल वॉच से ज़्यादा। समझ आ गई? ठीक है, आखिरी बात बच्चों जो है वो हम करते हैं अब मेजरिंग सिलेंडर की बात, ताकि फिर हमारा एक टॉपिक रह जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स का। मेजरिंग सिलेंडर बच्चों बहुत आसान, ये आपकी बुक में
तस्वीर बनी हुई है मेजरिंग सिलेंडर। केमिस्ट्री में भी हम करते हैं, ये इसमें मिलीमीटर होते जाएंगे आगे, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, हाउ, आपकी बुक में क्वेश्चन आ सकता है, आपके पेपर्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी मेजर दी वॉल्यूम of unknown solid by measuring cylinder। क्या है अननोन सॉलिड का? अननोन सॉलिड का मैस नहीं, मैस की बात नहीं हो रही। अननोन सॉलिड का क्या मेजर करना है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करना है अननोन सॉलिड का। एक सॉलिड है, उसका आपको वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है, मैस की बात नहीं हो रही। तो वो आप मेजरिंग सिलेंडर से कैसे मेजर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के पेपर्स में। देखें बच्चों, पानी भरा हुआ है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, ये मेजरिंग सिलेंडर है बच्चों, इसमें बच्चों भरा हुआ है पानी, यहाँ तक ये है 10 ml, ये है 20 ml, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसमें पानी है, पानी समझें या शरबत समझें, जो कुछ भी समझें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों इसमें पानी है, आपने इसमें पत्थर डाला ना, स्मॉल स्टोन आपने डाला, इतना स्मॉल भी नहीं था, थोड़ा सा बड़ा ही था, स्टोन आपने इसमें डाला, तो क्या होगा? अब बड़ी नॉर्मल सी बात है, जब आप गिलास में पानी डालेंगे, गिलास में पानी डालें और उसके बाद फिर गिलास में आप पत्थर डालें, तो पानी ऊपर आ जाता है। जैसे वो आपने कहानी भी पढ़ी होगी, एक बच्चों आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी कि एक प्यासा कौवा था, तो उसने कंकरियाँ डालता गया तो पानी ऊपर आ गया, तो उसने पानी पिया, फिर आराम से उड़ गया। सुनिए आपने ये वाली कहानी। तो इसी तरह बिल्कुल ऐसी ही बात है, यहाँ पर भी वही बात है। एक पत्थर हमने अंदर डाला, पानी ऊपर आ गया, पहले 10 ml था, फिर पानी जाकर कहाँ चला गया? 20 ml पर। तो ये वेरी सिंपल बात है, 20 ml पर, ठीक हो गया। इनिशियल वॉल्यूम क्या था? VI इनिशियल वॉल्यूम, यानी पहले का वॉल्यूम। इनिशियल का मतलब शुरू वाला वॉल्यूम, शुरू वाला, जब आपने पत्थर अंदर नहीं डाला, उसका शुरू वाला वॉल्यूम क्या था? वो बच्चों था 10 ml, ठीक है। अच्छा, पत्थर आपने डाला तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना था बच्चों? 20 ml। तो यहाँ से अब आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन इज इक्वल टू VF माइनस VI। VF कितना था? 20, VI कितना है? 10। आंसर आपके पास आ गया 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन कितना आ गया? 10 ml। पहले 10 ml था, पत्थर डाला तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? अब जो ये बाद में जो इंक्रीज आया है 20 ml तक, ये कैसे आया है? ये क्यों आया है इंक्रीज? ये पत्थर डालने की वजह से आया है। पहले 10 था, पत्थर डाला तो 20 हो गया, तो क्या करेंगे? इसको माइनस करते हैं आपस में, सिंपल। तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, किसका वॉल्यूम? स्टोन। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। न्यूमेरिकल्स देखें बच्चों, हाउ माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट ईच अदर। ये आपस में कैसे रिलेट होंगे? ये आपका न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट, पहले चैप्टर का। इसको देखें आप बच्चों, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर की, ठीक है।
वो जो टेबल बना हुआ है उसमें आप जाकर देखेंगे तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया। ठीक, अब आप इसको रेट करें, माइक्रो को, नैनो को, एनपी को। ठीक, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से और डिवाइड भी कर देता हूँ 1000 से। ठीक है, ये क्यों किया? ये बच्चों इसलिए किया क्योंकि माइक्रो को हमने नैनो के बराबर लेके आना है। ये तब माइक्रो, यानी आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ये तो पता है आपको, टेबल से ये बात पता है, ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो बात स्टैंडर्ड है। लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। ठीक हो गया। वो आपसे ये पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। सवाल ये है, सवाल को समझो। मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किया? क्योंकि 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं ये मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई 1000 करना ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब अगर देखूँ मैं, अगर यहाँ 1000 को 1000 से काट दूँ तो दरमियान, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? ऊपर वाला स्टेप। तो इसीलिए ये इक्वल का साइन लगाया कि ऊपर वाला स्टेप आ जाए। समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, तो मैथमेटिक्स हम ऐसे कर सकते। अगर मैं सिर्फ ऐसे करता ना मल्टीप्लाई पे 1000 तो फिर ये बात गलत थी, फिर आप कहते कि सर ये 1000 कहाँ से आ गया। लेकिन मैं डिवाइड भी तो कर रहा हूँ ना यार बच्चों, 1000 के साथ 1000 से कट जाएगा तो ये वाला जो 10⁻⁻6 से ऊपर वाली जो रकम है वो तो आ जाती है। तो इसलिए मैथमेटिक्स के रूल से हम ऐसा कर सकते हैं। समझ आ गई बात? आगे देखिए, ये क्या है? 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻3। कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? ठीक है, 10⁻3। अब देखें ये क्या है? 3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -3। चले मैं इसको थोड़ा आपको आसानी हो, 10⁻3 ऊपर गई तो 10⁻3 हो गई, -6 -3। समझ आ गई? 10 -6 माइनस प्लस 6 और 3 हो गई 9। बड़ी रकम के साथ माइनस से माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। अब आप ये देखें 1000 क्या था कि मीटर चल रहा था। ठीक, ये 10⁻9 है, ये किसके बराबर होती है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 किसके बराबर है? नैनो के बराबर। तो इसकी जगह आ जाएगा नैनो। तो बच्चों ये आ गया आंसर आपका कि 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं। ये आपके सामने आंसर आ गया। समझ आ गई बात? ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। इसको आप नोट करेंगे। चलिए आगे देखें 1 नैनोमीटर और पिकोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर की। पहले माइक्रो को किया फिर नैनो को। मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, डिवाइड भी करें 1000 के साथ। इसको अब क्या होगा? 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 1000 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻3। नीचे है तो +3, ऊपर जाएगा तो -3। ये -9 -3 मल्टीप्लाई बाई 1000 -12 आ गया मल्टीप्लाई बाई 1000। बच्चों ये क्या आ गया? ये आ गया 1000
और ये 10⁻12 किसके बराबर होता है आप जानते हैं, ये बराबर होता है पीको के। तो इसकी जगह क्या आ गया, पिको मीटर ऊपर वाला 7 आ गया। समझ आ गई। तो 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1000 पिकोमीटर। पहले जो हमने किया था 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1000 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1000 पिकोमीटर। समझ आ गई। तो इनको आप नोट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 करें। पहले आप माइक्रो को दें, 1 माइक्रो और नैनो को पहले करना है बच्चों, फिर आपने नैनो और पीको को आपस में करना है। पहले माइक्रो और नैनो को, फिर नैनो और पीको को आपस में आपने करना है। और ये बताना है कि एक माइक्रो में कितने नैनोमीटर होते हैं और एक नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मैथ के रूल से हम ऐसे कर सकते हैं, 1000 से काट के ऊपर वाला स्टेप आ गया। तो इस तरह हम पॉसिबल है, हम मैथ से ऐसा कर सकते हैं, मैथ हमें इसकी इजाज़त देती। समझ आ गई। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका? तो बच्चों सुनाएं आप, क्या हाल है आपकी, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी। ठीक। एक और बात अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ बच्चों, तो वो ये है कि आप ये बताएं कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक हो गया। तो इससे भी अगर आप देखें, इससे भी अगर आप देखें तो 10⁻⁻12 का क्या मतलब होता है कि एक के नीचे ऐसे कितने ज़ीरो लगाता जाऊँ मैं, 12 ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब एक के नीचे ऐसे 9 ज़ीरो लगाता जाऊँ, इसका मतलब एक के नीचे ऐसे 6 ज़ीरो लगाता जाऊँ। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये एक के नीचे, फिर यहाँ आगे कितने ज़ीरो, 9, यहाँ आगे कितने ज़ीरो, 12 ज़ीरो। ठीक है। तो आप ये देखें कि 12 और 9 कितने ज़ीरो का फ़र्क है, 3 ज़ीरो का। 6 और 9 में कितने ज़ीरो का फ़र्क है, 3 ज़ीरो का। 9 और 12 में कितने ज़ीरो का फ़र्क है, 3 ज़ीरो का। साथ एक लगा दें, यहीं से भी आपको जजमेंट हो जाती है कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1000 नैनोमीटर के बराबर होगा और 1 नैनोमीटर जो है वो 1000 पिकोमीटर के बराबर होगा। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इन बातों को। नोट करेंगे इनको बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉज करके नोट करेंगे। चलें, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट। आपकी बुक में एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यूर हेयर ग्रो 1 मिलीमीटर पर डे। आपके जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में आपके सिर्फ 1 मिलीमीटर बाल जो हैं वो बढ़ते हैं। ठीक हो गया। 1 मीटर कितना होता है, इतना 1 मीटर होता है। इस 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, इसके 1000 हिस्से करें 1 मीटर के, तो इतना सा हिस्सा एक बनता है, एक हिस्सा इतना सा बनता है। फिर वो उतने आपके बाल रोज़ाना एक दिन में इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर पर डे। तो कहता है ये कि आप इसके जो है नैनो सेकंड्स में आप बताएं कि ये जो मेजरमेंट है इसको आप किस में बताएं, नैनो सेकंड्स में। ठीक हो गया, नैनोमीटर पर सेकंड में आप इसकी में देखें। आप ग्रोथ ऑफ हेयर 1 मिलीमीटर है बच्चों, इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 मीटर, यहाँ से याद रखें 1 kg 1000 ग्राम, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर। अच्छा, अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं बच्चों,
1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, इसका क्या मतलब। बच्चों आप ये देखें 1000 यहाँ क्या हो रहा है, मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000, यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई मिलीमीटर के साथ। ये 1000 जब इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, 1/1000 आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये रिलेशन आप देख रहे हैं कि 1 मिलीमीटर में इतने क्या होते हैं मीटर होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमने इसको 1000 से डिवाइड करना है। 1000 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। भाई ये क्या है 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻1 × 10⁻³ इतने आगे क्या मीटर। समझ आ गई। तो आपको इस रिलेशन से पता चल जाता है कि हमने मल्टीप्लाई कब करना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ आप 1000 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने ये थोड़ी डिटेल आपको बता दी कि ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। अगर 2 मीटर हो, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 2 मीटर हो तो आप क्या करेंगे 2000 आएंगे ना मिलीमीटर, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक हो गया। तो क्या साबित हुआ कि मीटर से अगर मिलीमीटर में चेंज कर रहा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर टू मिलीमीटर तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, और मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करेंगे किससे 1000 से। ये की है आप नोट कर रहे हैं, आपको आगे भी काम आ सकती है। आगे देखें आप, तो ये था एयर ग्रोथ के रोज़ाना बाल कितने बढ़ते हैं 1 मिलीमीटर, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है। अच्छा मीटर में चेंज क्यों किया, बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं। बच्चों मीटर में चेंज इसलिए किया क्योंकि आप मिलीमीटर में जब मीटर में करेंगे ना तो फिर मीटर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। मीटर क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट है, एक स्टैंडर्ड एक क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक हो गया। मीटर में करेंगे तो तब आके नैनोमीटर तक जाएंगे, क्योंकि नैनो आगे क्या है मीटर, नैनो आगे क्या है मीटर, मीटर में करेंगे तब आगे नैनोमीटर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ये न्यूमेरिकल। अच्छा ये आगे अब क्या है कि वो आपके कह रहे हैं कि सेकंड में, आपको ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सेकंड में, 1 सेकंड में आप बताएं कि आपके कितने बाल, एक दिन में कितने बढ़ते हैं 1 मिलीमीटर, तो 1 सेकंड में कितने बाल बढ़ते हैं। तो सेकंड में डे है, तो आगे क्या है किस में चेंज करना है सेकंड में, तो एक डे के आप सेकंड निकाल लें, टाइम 1 डे, एक दिन का टाइम है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। 24 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आई थिंक ये आंसर आएगा 86400 सेकंड। ये बच्चों क्या है टाइम आ गया किस में, एक दिन का टाइम सेकंड में, यानी एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, फिर एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, एक जो मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो दोबारा मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो आपके सामने ये आंसर आ गया। अब ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ इन 1 डे, तो आप क्या करेंगे ग्रोथ इन 1 डे का क्या फार्मूला है बच्चों, फार्मूला लगाएंगे आगे, फार्मूला ग्रोथ इन 1 डे का क्या फार्मूला है, डिवाइडेड बाय क्या जो टाइम है। ग्रोथ इन 1 डे कह ले या ग्रोथ रेट कह ले, बात एक ही है। ग्रोथ ऑफ हेयर बच्चों क्या है, ग्रोथ ऑफ हेयर आपके सामने बताई गई है, जो वो है 1 × 10⁻³ मीटर, और टाइम जो है सेकंड्स में
सेकंड में टाइम को क्यों चेंज किया है? क्योंकि आगे कहा है कि पर सेकंड में बताएं कि एक सेकंड में कितना बाल आपके बढ़ते हैं, सर के बाल आपके एक सेकंड में कितना बढ़ते हैं। तो डे को इस सेकंड में हमने चेंज किया 86400। तो आगे इसको मैं रब कर दूं, आगे यहाँ देखते जाएं। कैलकुलेटर्स उठा लें अपने हाथ में। वन डिवाइडेड बाई 86400। तो बच्चों ये आप मैंने क्या किया है कैलकुलेटर से बच्चों, जो सिग्निफिकेंट जो साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर होती है उसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता। अब मैंने क्या किया है मैं आपको ये बताता हूँ कि 1 मैंने लिखा है कैलकुलेटर पर 1 और फिर नीचे डिवाइड किया है 86400, यानी 1 आप पहले लिखें, फिर डिवाइड का बटन दबाएं, फिर आप लिखें 86400, तो आपके पास ये आंसर आएगा। बाकी ये किधर गया 10 की पावर -3, ये देखें मैंने उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ आ गई आपको ये बात? अब हमने क्या करना है बच्चों, नैनो सेकंड्स में चेंज करना है, नैनो मीटर में चेंज करना है। तो नैनो मीटर को आपको पता है कि नैनो जो है वो 10 की पावर -9 के इक्वल होता है, -9 के। -3 तो हमारे पास है, अब -6 कहीं से और लेके आना है, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि आंसर आपने नैनो सेकंड्स में लाना है, नैनो मीटर पर सेकंड में आपने आंसर लेके आना है। -3 तो है, नैनो क्या होता है -9, तो -6 हमने और लेके आना है, -6 हमने और लेके आना है। ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँ 11 के बाद तो कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट कितने डिजिट इधर मूव किया, 6 डिजिट, ठीक है। पॉइंट 6 डिजिट इधर मूव किया, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 10 की पावर -6, ठीक है। बात समझे आप बच्चों? आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो जब जो डेसिमल है वो लेफ़्ट से राइट मूव करता है, डेसिमल यानी पॉइंट, ये डेसिमल जो पॉइंट जो है जब ये मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, जब ये मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, तो पावर किस में आती है, नेगेटिव में। पावर किस में आती है, नेगेटिव में, पावर आई नेगेटिव में। एक दूसरे तरीके से भी इसको समझिए। ये जो रकम है ये कितनी है, 0.000, इंतहाई कम। अब जो रकम है वो कितनी है, 11 हो गई। रकम बढ़ी कि कम हुई, बोलें? रकम क्या हुई, ज़्यादा हुई। यहाँ रकम कम थी, यहाँ रकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ तो 0 थी, कोई रकम नहीं थी, यहाँ 11 हो गई, तो रकम बढ़ गई। जब रकम यहाँ से इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा, बैलेंस करने के लिए -6, ठीक है, -6। तो यहाँ आप ये बात ख्याल रखेंगे बच्चे, यहाँ पर +6 भी लगा देते हैं, ठीक है। पावर नेगेटिव, डेसिमल जब लेफ़्ट से राइट मूव करेगा, डेसिमल लेफ़्ट से राइट मूव करेगा, पावर हमेशा नेगेटिव पे आएगी। 6 डिजिट डेसिमल मूव किया तो -6 आ गया, -6 -3 इनको मिला के रखेंगे, ठीक है। ये 10 बच्चों ये 10 के ऊपर ही -3 है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि ये 10 किधर गया, फिर ये 10 के ऊपर ही -3 है, -3 इधर आ गया तो -3 आ गया, ये 10 भी इसके साथ ही था ना बच्चों। ये आ गया -9, ठीक है। एक और बात, यहाँ बच्चों इसके साथ क्या यूनिट आता है, सेकंड का। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पर सेकंड। ये सेकंड है, सेकंड ऊपर गया तो सेकंड -1 यानी पर सेकंड। 10 की पावर -9 बराबर होती है नैनो की। इसकी जगह क्या आ गया बच्चों, इसकी जगह आ गया नैनो, आगे मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको नोट करेंगे आप। और ये था बच्चों, एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़
जो होती है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है, वो अच्छे अखलाक हैं। हमेशा अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आएँ। और दूसरा को जो दुख होता है, दूसरों को जो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उसको आप अपना दुख समझने की कोशिश करें। हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहें, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें और अल्लाह ताला के अहकाम की ताबेदारी करते रहें। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।